इन्वायरमेंट की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, दोनों टॉपिक इसी लेक्चर में हम समझेंगे। ये जो कोर्स है दिस इज़ इन्वायरमेंट बेसिक टू एडवांस्ड, इसके जो फ्री लेक्चर्स हैं आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सिनॉप्सिस IAS यूट्यूब चैनल पर। इसको ऑलरेडी 1,23,000 लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर चुके हैं। बहुत ही यूज़फुल रही है ये निवेदिता मैम की प्लेलिस्ट, एंड इसको आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं, प्लस यू कैन बुक मार्क दिस थिंग। तो ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में। देखो इकोलॉजी, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, आपको ये डिफरेंस समझना है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ये तीनों अलग चीज़ है। इन्वायरमेंट तो हमने समझ लिया कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके चारों तरफ क्या है, एवरीथिंग इज़ इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल ये एलिफेंट है, हाथी है, तो इनके चारों तरफ आप देखो ये बर्ड्स दिख रही हैं, ये लैंड है, देन ये ट्री है, देन स्काई होगा, यहाँ कुछ एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, देन आई थिंक ये जेब्राज है, देन वाटर है। तो दिस एवरीथिंग इज़ इन्वायरमेंट। और हमने एक फ़िश के एग्जांपल से समझा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही इन्वायरमेंट होते हैं। तो वो तो इन्वायरमेंट हो गया, बात खत्म। अब जो मेन दिक्कत आती है डेफिनेशन में वो है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। आई डोंट नो क्यों इतनी कन्फ्यूज़न है, वर्ड्स बहुत सिंपल है। इकोलॉजी एक साइंस है, जियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है। ABC के अगर आप आगे लॉजी लगा दो, इसका मतलब ABC का साइंस है। तो इकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ समथिंग। अब ये समथिंग क्या है, ये दिस समथिंग इज ऑलमोस्ट, जो ये डेफिनेशन है, ये इकोसिस्टम है। तो इकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। ये मूल रूप से पारिस्थितिकी तंत्र का ही अध्ययन है। इकोसिस्टम पे हम थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद हम वापस यहीं आएंगे। देखो इकोसिस्टम क्या है। अगर आपने ग्रेजुएशन में मोस्ट ऑफ द साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज़ के स्ट्रीम्स में एक सिस्टम्स अप्रोच होता है, सिस्टम अप्रोच आपने पढ़ी होगी, नहीं तो मैं नॉर्मल बताया था सिस्टम अप्रोच क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये इनफाइनाइट वर्ल्ड है, ठीक है, ये पूरा इनफाइनाइट यूनिवर्स है। अब यहाँ पे आपको किसी को स्टडी करना है, रूम फॉर एग्जांपल आप एक रूम में बैठे हो, तो आप पूरे वर्ल्ड के एग्जांपल्स लेके या वर्ल्ड के पॉइंटर्स लेके तो रूम को स्टडी नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, आप एक सिस्टम डिफाइन करोगे कि ये मेरा रूम का सिस्टम है, इस रूम में 4 लोग रहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अंदर आएंगे वो इकोसिस्टम के इनपुट हुए, जो बाहर जाएंगे आउटपुट है, कुछ लोग बीच में रह जाएंगे, इसमें कुछ एनर्जी आएगी, राइट, एंड कुछ फूड एनर्जी चाहिए प्लस न्यूट्रिएंट। तो जो इकोसिस्टम है उसमें आप क्या करते हो कि एक तो आप सिस्टम डिफाइन करते हो, हमने सिस्टम डिफाइन कर दिया, प्लस एक चीज़ आप और जो देखोगे इकोसिस्टम में कि ये जो 2-3 लोग हैं आपस में इंटरेक्ट करते कैसे, ये वाला बंदा इससे, अगर हमने ये कहा कि ये रूम हमारा इकोसिस्टम है, ये हमारे कुछ लोग हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या है, एक तो उसमें न्यूट्रिएंट और एनर्जी फ्लो कि बाहर से अंदर कौन आया, इनपुट आउटपुट, एक तो नॉर्मल फ्लो, प्लस एनर्जी इसमें आएगी, फूड, जैसे आपको जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए होगा, राइट, एंड आप कुछ निकालोगे भी तो वो न्यूट्रिएंट साइकिल में आएगा। एंड इसके अलावा इनके इंटर रिलेशनशिप की भी बात करता है, मतलब आपस में ये 2 लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दोस्त हैं, दुश्मन हैं, क्या हैं, यार हैं क्या, राइट। तो इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। सेम वे में जब हमें इन्वायरमेंट की स्टडी करनी होती है तो हम एक सिस्टम बना के करते हैं स्टडी, उसको इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र हिंदी में कहते हैं, राइट। इसीलिए जब भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम की स्टडी, ठीक है। तो अब यहाँ हमने क्या सिस्टम बनाया, फॉर एग्जांपल हमने एक नॉर्मल सिस्टम बनाया, कोई भी एक हैबिटेट ले लिया, वहाँ पर आप देखो ये कुछ पेड़ हैं, प्रोड्यूसर हैं, कुछ बंदर हैं, कंज्यूमर्स हैं, हीट, देन डिकम्पोजिशन होगा, एवरीथिंग विल बी देयर। तो इसको हम सिस्टम में स्टडी करते हैं, ठीक है। एनर्जी फ्लो आप ज़रूर देखोगे, न्यूट्रिएंट फ्लो, इन्होंने ये घास खाई, तो ये फूड वेब वगैरह जब हम पढ़ते हैं वहाँ चीज़ें समझते हैं, राइट। तो ये आई गेस कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो इकोसिस्टम हमने समझ लिया, एंड इकोलॉजी क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। तो इसकी अगर आपको एक डेफिनेशन ये देनी है, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी, बस ये ध्यान रखना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। जैसे अभी हमने बात की ना, ये आपस में, ये वाली जो बत्तख है ये इस हाथी से कैसे इंटरेक्ट करेगी, प्लस इन्वायरमेंट से पानी पीने जा रही है, या यहाँ से खोद खोद के कीड़े खा रही है। तो ये बेसिकली इकोलॉजी है, जीव किस प्रकार एक दूसरे के साथ और अपने भौतिक पर्यावरण के साथ में इंटरेक्शन यानी कि अंतःक्रिया करते हैं। तो इट इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, ब्रांच ऑफ साइंस। अगेन आई गेस कि आप समझ गए हो क्या लिखा हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको ये सिंपल सा एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है, मेंस में काम आएगा समझने के लिए। इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, इनका जब म्यूचुअल रिएक्शन है तो इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम। इसकी जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इकोलॉजी। दैट्स इट। अब एग्जांपल बहुत सारे आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हमें फूड चेन एक वेटलैंड एरिया में देखते हैं। फूड चेन बेसिकली क्या होती है, सिंपल सी टर्म्स में अगर मैं बताऊँ, डिटेल में हम अब आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फॉर एक बंदा दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस वे में फूड चेन बनती है। फॉर एग्जांपल एक ग्रास है, ग्रास को खाने वाला कोई एक छोटा सा एनिमल होगा, फॉर एग्जांपल रैबिट खाता है, रैबिट को कोई दूसरा जानवर खाता है, इसको तीसरा जानवर खाता है, उसको लायन खाता है, इस फिर ये एंड में डिकम्पोज भी हो जाते हैं। तो वो कई तरह की फूड चेन होती है, राइट। फिर फूड चेन इतनी इजी नहीं होती है कि घास को सिर्फ रैबिट खाएगा, ऐसा नहीं होता है, या रैबिट को सिर्फ कोई एक ही पर्टिकुलर एनिमल खाएगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है घास को यहाँ पर गाय भी खाती हो, घास को हो सकता है इंसान भी खा ले। तो फूड चेन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जब आ जाते हैं उसे हम कहते हैं फूड वेब। तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, फिलहाल बस आप टर्म समझ लो, क्योंकि देखो ये एक एग्जांपल है, ये ध्यान रखना। प्लस जो यहाँ पे इमेजेस मैंने दी है कुछ रीज़न से दी है, एग्जाम में कई बार ये चीज़ें पूछ लेता है, टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, इनकी शक्लें याद कर लो। देखो ये देखने में कैसे लगते हैं। तो एक ये देखो फूड वेब दिख रही है, फूड वेब में क्या बहुत सारे फूड चेन है। वेटलैंड की फूड वेब में क्या है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड डेड ऑर्गेनिज्म है। इनको क्रैब खा सकता है, क्रैब को हेरोन खा सकता है। एक तो ये आपकी फूड चेन हो गई FC1। दूसरी फूड चेन कहाँ है कि बैक्टीरिया को श्रिम्प खा सकता है, इसको ये स्नैपर एक फिश हो गई, इसको ये खा सकता है। ये दूसरी फूड चेन हो गई। तीसरी क्या है, ये जो हमारा यहाँ ये वाला रूट चल रहा था कि क्रैब ने खाया एंड क्रैब को ये स्नैपर खा गया, देन हेरोन, ये तीसरे टाइप की हो गई। देन यहाँ ऑल ऑफ अ सडन आप देखो एल्गी अलग ही है, यहाँ बैक्टीरिया से स्टार्ट होती है, एल्गी से स्टार्ट हो रही है। ये डेड ऑर्गेनिज्म मैटर को छोड़ दे अगर आप, तो ये एल्गी को श्रिम्प ने खाया, श्रिम्प को क्रैब ने, क्रैब को स्नैपर, ये इस वे में चल रही है। बहुत सारी फूड चेन्स चल रही है। तो ये आप इनके नाम याद कर लो। सेम वे में इस फिगर में भी अगर आपको कुछ शक्लें याद करनी है तो याद कर लो। देखो ये सारे वेटलैंड फूड वेब के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहे हैं, एक तो ये क्या है, ये आई थिंक कोई चिड़िया है, ऑस्प्रे है, कैटलेस काइंड ऑफ ग्रास है, रिवर ऑटर हो गई। देन ये बुल हेड फ्रॉट, आपको पता होना चाहिए बुल हेड क्या है। अब जब बुल हेड मान लो लिखा हो जाए तो आपको ये पता होना चाहिए फिश है। एग्ज़ाम में कई बार आपको सिर्फ ऐसे नाम दे देता है, आपको पहचानना होता है कि वो बर्ड है या फिश है क्या है, राइट। तो इस तरह के कुछ आपको एनिमल्स वगैरह याद करने चाहिए, पता होने चाहिए। अब एक लाइन जो सबको ही पहले पॉइंट की तरह पढ़ाता है इकोलॉजी में, यूपीएससी के लिए यूजलेस है बट ठीक है याद कर लो। इकोलॉजी जो टर्म है हैक्कल ने, अर्नस्ट हैक्कल इन्होंने दी थी, इसका मतलब है स्टडी ऑफ हाउस होल्ड ऑफ नेचर, प्रकृति के घर का अध्ययन। ठीक है, तो ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे। अभी हमने क्या बात की थी, साइंस है। अब साइंस किस टाइप की है, साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, अंतः विषयक क्षेत्र है। कैसा है, इसमें आप स्टडी करोगे ज्योग्राफी की, ये पूरा सब्जेक्ट अगर आप देखो ज्योग्राफी, उसमें एक सब्जेक्ट आता है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें ज्योग्राफी यानी कि भूगोल आएगा, देन बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में 2 यूनिट्स हैं, एक इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, एक बायोज्योग्राफी है। बायोज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, सॉइल पढ़ते हैं, लैंड तो इसी में हो गया, देन एनिमल्स पढ़ते हैं, देन प्लांट्स पढ़ते हैं, जीन पूल सेंटर वगैरह पढ़ते हैं। तो बायोज्योग्राफी में बेसिकली बायो लोगों की, जैव का भूगोल होता है। देन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, कैसे डेवलप हुआ, कोई कहता है कि ये सडन इवोल्यूशन हुआ, फिर एक डार्विन की थ्योरी है, तो ये भी हम यहाँ पढ़ेंगे। एक तो सक्सेशन में हम पढ़ते हैं, देन इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में हम कुछ देखेंगे। जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं, यानी कि जूलॉजी भी आप पढ़ोगे, यहाँ पर आपका बायोलॉजी भी आ जाएगा, अर्थ साइंसेज आप पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल जियोलॉजी हो गया, राइट। देन मेट्रोलॉजी भी आप पढ़ते हो, इसमें क्लाइमेटोलॉजी हो गया, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अबायोटिक कंपोनेंट। देन इथोलॉजी, इथोलॉजी एक टर्म है याद कर लो, साइंस ऑफ एनिमल बिहेवियर, जैसे हम सब क्या है, पशु हैं, तो हम कैसे किन कंडीशन में कैसा बिहेव करते हैं। जब हम इंसान नामक पशु जब खुश होता है तो नाचता है, ये हम नाच रहे हैं डांडिया लेके डिकचिक डिकचिक, एंड जब दुखी होते हैं तो हम नाचते नहीं हैं। अगर आपको ये ड्राइंग अच्छी लगे तो बताना, ये बंदा खुश है हाथ ऊपर करके नाच रहा है, दुखी है। तो ये इथोलॉजी हो गई, बेसिकली बताना इथोलॉजी टर्म का मीनिंग ये होता है। देन नेचुरल हिस्ट्री वगैरह भी आप इसमें पढ़ोगे, राइट। एग्जाम में ऐसे ही कार्टून से बना के आते हो, बनाओ भी ऐसे।
इकोलॉजी सबसे पहले इन्वायरमेंट हमने कहाँ देखा था कि 1960s में इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स आए जो वेस्टर्न वर्ल्ड में, या फिर जिसे हम कहते हैं दुनिया में, जब हम कहते हैं ना कि इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई, तो हम बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहे होते हैं। अदरवाइज चीज़ें तो आपके एंशिएंट टाइम से चली रही है। तो इकोलॉजी क्या है, सबसे पहली बार जब इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुए उसी टाइम पर इसने पॉपुलैरिटी यानी कि लोकप्रियता हासिल करना शुरू किया। उस टाइम पर पब्लिक अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेके। तो इन्वायरमेंटलिज्म एक टॉपिक मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा जीएस में भी, वहाँ आप देखना क्या क्या चीज़ें चली थी, क्या मुद्दे चले थे। एल्कली एक्ट ऑफ यूके वहाँ से लेकर अभी तक क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, नर्मदा बचाओ मूवमेंट तक, ये सारे हम देखेंगे। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ डेफिनेटली हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। एंड कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी वही हैं जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट थे जो हमने इन्वायरमेंट में पढ़े थे, बायोटिक अबायोटिक। यहाँ पर ये सेम कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट, ये एवरीथिंग जो भी कंपोनेंट आपके इन्वायरमेंट के थे वो सारे ही कंपोनेंट इकोलॉजी में भी आपको पढ़ने हैं, राइट। ये तो हुआ इकोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम। डेफिनेशन हम इसकी समझ चुके हैं। हमने एक सिस्टम बनाया, उसमें हमने कहा कि इस सिस्टम में कुछ लोग रहते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है, ये 4 है, ये 5, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है। तो इन ये रह रहे हैं, प्लस उनका फिजिकल इन्वायरमेंट है एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। जीवित जीव, उनके भौतिक वातावरण और उनके जो अंतर संबंध हैं, इंटर रिलेशनशिप हैं, उनकी बात करता है, जो कि इंटरेक्ट करते हैं एज अ सिस्टम। ये कीवर्ड है, सिस्टम आपको डिफाइन ज़रूर करना पड़ेगा। कभी भी आप डिफाइन करते हो, एक सिस्टम डिफाइन करते हो, आप कहोगे ये प्लांट सिस्टम है, ये मिनरल सिस्टम है, ये रॉक सिस्टम है, कोई ना कोई सिस्टम है। रॉक सिस्टम की बात करो, उसमें आप देखोगे क्या क्या रह रहे हैं, लाइकन्स रह रहे हैं, एल्गी फंगी, क्या क्या रह रहे हैं, राइट। फंगस भी वैसे इंसान होते हैं, जैसे मेरे कई सारे दोस्त फंगस हैं। दीज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, हमने जो बात की बायोटिक अबायोटिक, फॉर एग्जांपल यहाँ प्लांट हो गए, मंकी हो गया, हीट हो गया, जो भी हैं, ये लिंक कैसे होते हैं बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। इनकी लिंकिंग कैसे होती है, वो लिंक होते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल और एनर्जी फ्लो के थ्रू। अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा है और आपको पता है कि इनमें कौन से लॉ लगते हैं, या लिंडमैन लॉ के बारे में आपको कुछ भी आइडिया, या और कौन कौन से लॉ है, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देना। एक आपको एक हम दिल ज़रूर प्रोवाइड करेंगे जो कि रेड कलर या पर्पल कलर का होगा। तो जब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें सिस्टम में क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इंटर रिलेशनशिप है। अब फॉर एग्जांपल ये मंकी है, मंकी सन से कैसे इंटरेक्ट करेगा, मंकी सन को तो नहीं खा सकता, राइट, लेकिन सन की हीट को भी नहीं खा सकता। मंकी किसको खाएगा, प्रोड्यूसर को। एंड प्रोड्यूसर क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू यहाँ से एनर्जी लेता है, फूड बनाता है। तो बेसिकली मंकी ने क्या किया, जो न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी फ्लो यहाँ से चला, न्यूट्रिएंट फ्लो यहाँ से चला। तो ये बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट इस वे में जुड़े होते हैं हमेशा, ये याद रखना। ये सारी चीज़ों पे बड़े बड़े लेक्चर्स ही बनेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़नी है, एनर्जी फ्लो वगैरह सब पढ़ना होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो आपको पता होनी चाहिए, एंड इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन भी करना चाहेंगे, एक कीवर्ड होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होता है कोई चीज़ बिगड़ गई तो फॉर एग्जांपल आपको कोल्ड हो गया तो क्या होगा, आप छींके मारोगे। आपकी नाक क्या है, ये नाक आपकी फॉर एग्जांपल पहले ब्लू थी, तो ये नाक आपकी ये नाक ब्लू थी, तो अब ये नाक आपकी रेड पकौड़े जैसी हो जाएगी, आप छींके मार रहे हो, राइट। अब छींके मार के आपने बॉडी को एक इंडिकेशन दिया, मैसेज दिया कि मुझे कोल्ड है, या तो आप आराम करो, रेस्ट करो, या फिर आप दवाई लो। जैसे आप आराम करोगे तो आप नॉर्मल स्टेज में पहुंच जाओगे। तो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म बेसिकली जब भी इक्विलिब्रियम से कोई चीज़ डाइवर्ट होती है तो उसको वापस ओरिजिनल स्टेट में लाने का काम करता है। इस टर्म को कहते हैं होम्योस्टेसिस। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये कीवर्ड। फॉर एग्जांपल हम ये एक एग्जांपल देखते हैं, पॉपुलेशन वर्सेस टाइम। पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी है, एक्सपोनेंशियल है, ये आपने पढ़ा होगा। जे कर्व ग्रोथ, ये सारी ग्रोथ हमने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो ये देख लो। अब देखो क्या है, एक्चुअल में जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी वो ऐसे थी, इस वे में एक्सपेक्टेड थी, एक्सपोनेंशियल होनी थी, इस वे में ग्रोथ हो रही है। लेकिन ऐसे तो नहीं हो रही है, हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते हैं, कभी वॉर हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ होता है, या फूड नहीं है, फूड क्राइसिस है। तो क्या होगा, जब पॉपुलेशन नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ये टाइम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी इतनी ही है, लोग इतने ही रह सकते हैं, लेकिन
लोग इतने रह सकते हैं लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो एक लेवल तक तो चलेगा, उसके बाद क्या है, ब्रेक डाउन होना शुरू होगा एंड लोग कम होने शुरू हो जाएंगे। फिर कम होंगे तो कैटास्ट्रोफ या फिर डिजास्टर आएगा, तो कम होंगे वापस से इंक्रीज होंगे। तो बेसिकली जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस वे में एक्सपेक्टेड है, ऐसे ना जाके इस टाइप का कुछ करवाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में जो आपको ग्रोथ दिखती है वो ऐसे दिखती है। इस होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म को समझने के लिए अगर आपको दो टर्म्स मैं बताऊं, 2-3 टर्म्स से इंट्रोड्यूस कराऊं, एक लिमिट्स टू ग्रोथ एक स्टडी है, जीएस में भी आप याद कर लो क्योंकि प्री में भी पूछा है, मेंस में भी पूछा है, ये नहीं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपिक है। 1972 में क्लब ऑफ रोम में ये स्टडी की गई थी। तो वहाँ बेसिकली 5-6 पैरामीटर लेके यही बताया था, अल्टीमेटली धरती 2100 तक कोलैप्स हो जाएगी, लोग मर जाएंगे बहुत सारे। बेसिकली ये है, बस जीएस के लिए आप फिलहाल तो इतना याद कर लो। तो ये लिमिट्स टू ग्रोथ थी। इसी वे में जब हम पॉपुलेशन पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी तो जीएस में ही पढ़नी होती है, वहाँ एक सर जी आते हैं, अंकल जी आते हैं, इनका नाम है माल्थस। ये बहुत ही खतरनाक प्राणी है, इनका पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इन्होंने पॉपुलेशन की थ्योरी दी है। इनको सुप्रीम पेसिमिस्ट भी कहा जाता है, नाम याद रखना, सुप्रीम पेसिमिस्ट, सुप्रीम पेसिमिस्ट, राइट, PESSIMIST। ये मतलब इनसे बड़ा पेसिमिस्ट, इनसे बड़ा नेगेटिविस्टिक लिटरेचर में माना ही नहीं जाता है। ये इनकी थ्योरी को लेकर ही बेसिकली लिमिट टू ग्रोथ चली थी। तो इन्होंने ये कहा था कि अल्टीमेटली मतलब इनकी थ्योरी से जो बनी है ना, माल्थसियन थ्योरी बनी है, द न्यू माल्थस थ्योरी बनी है, लिमिट्स टू ग्रोथ आई है, तो अल्टीमेटली ना एक नेगेटिविस्टिक टोन में इनकी थ्योरी है कि बहुत कुछ हो नहीं सकता, आप कुछ भी कर लो, धरती को निपटना ही है, ठीक है। चलो, अगर आपको पता है कि पॉपुलेशन की और कौन कौन सी थ्योरी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, दूसरा दिल मिल जाएगा दूसरे कलर का। अब देखो, इकोसिस्टम में हमने बात की ना, हम किसी भी चीज़ का सिस्टम बना सकते, हम प्लांट कम्युनिटी का सिस्टम बना लेते हैं, या हम हैबिटेट बना लिया, वहाँ प्लांट हो गया, अलग अलग तरह के एनिमल्स हो गए, न्यूट्रिएंट फ्लो आपको देखिएगा मिनरल का, जैसे अभी हमने बात की थी, एवरीथिंग विल बी देयर। देन ये फिगर याद रखना, बायोस्फीयर। एक क्वेश्चन आता है, बायोस्फीयर एज एन इकोसिस्टम, ये बताओ। तो क्या अब आप इसमें आंसर लिख सकते हो? मैं आपको कहूँ कि मेंस में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, राइट शॉर्ट नोट ऑन बायोस्फीयर एज एन इकोसिस्टम। बायोस्फीयर में पारिस्थितिकी तंत्र की तरह क्या क्या चीज़ें। तो इकोसिस्टम में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम हमें बताने हैं, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट बताने हैं। यहाँ पर पहली चीज़ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम बताओगे आप, बायोस्फीयर में क्या क्या चीज़ होती है। बायोस्फीयर नहीं पता तो आप लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का वेट करो, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है, बट ईजी है। सबसे पहले आप कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम या फिर बायोस्फीयर के कंपोनेंट बताओगे, ठीक है। कंपोनेंट में क्या बताओगे, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट बताओगे, और भी अगर आपको कल्चरल वगैरह रखने हैं, फिजिकल और कुछ रखने रख लो। दूसरा क्या बताओगे, एनर्जी फ्लो कैसे होता है। तीसरा क्या बताओगे, न्यूट्रिएंट फ्लो कैसे होता है। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। 4 से 5 पॉइंट में अगर आप आंसर करना चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, राइट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम हम करने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण 2 तरह से मान सकते हो, नेचुरल एंड मैनमेड, प्राकृतिक एंड मानव निर्मित। इसमें टेरेस्ट्रियल दिखेगा नेचुरल में, एंड एक्वेटिक, धरती वाला एंड पानी वाला, 2 ही चीज़ें दिखेगी। अगर आप धरती को देखो तो क्या है यहाँ पर, ये आपका अफ्रीका है, यहाँ पर ये इंडिया है, एशिया, ये सब, ये तो पानी ही पानी है ना, सारा पानी पानी हो गए, पानी पानी। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका। तो टेरेस्ट्रियल जो लैंड पर है उसमें क्या हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, लैंड पर ही फ्रेश वाटर होता है, ये ध्यान रखना। फ्रेश वाटर आपका एक्वेटिक नहीं है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में नहीं आएगा। वाटर बॉडीज, रिवर्स वगैरह धरती पे ही होती है, ग्रास लैंड यहीं हो गए। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, और कोई एग्जांपल आपके माइंड में थिंक अबाउट दैट। एक्वेटिक में क्या, सलाइन वाटर, डेजर्ट में भी एक्वेटिक हो सकता है, मैरीन वाटर भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। देन मैन मेड इकोसिस्टम, और भी आपका मन करे तो कर लेना क्लासिफिकेशन, बहुत बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। तो नेचुरल इकोसिस्टम अगर हम देखें तो एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन। एक्वेटिक में मैरीन, और एक्वेटिक में फ्रेश वाटर, रिवर, लेक, वेटलैंड। लोटिक और लैंटिक का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, आगे देख लेंगे। तो ये कुछ टेरेस्ट्रियल और मैरीन इकोसिस्टम के एग्जांपल हैं, ये इमेजेस हैं बेसिकली। फॉरेस्ट हो गए, ऐसे दिखते हैं जंगल। अर्बन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मैन मेड। डेजर्ट ऐसे हो गया, टुंड्रा ऐसा दिखता है, ग्रासलैंड ऐसे दिखते हैं, माउंटेन ऐसे दिखते हैं, ये हो गया। देन मैरीन इकोसिस्टम में जब हम पढ़ते हैं ना तो सिर्फ वाटर नहीं पढ़ना होता, हमें थोड़ा सा लेयर पढ़नी होती है, ठीक है।
तो ये लेयरिंग ऑफ ओशियन ये एक लेक्चर में बाद में हम देखेंगे, बट ठीक है। आप ये देखो जो अपर लेयर है, या फिर इनफैक्ट बाहर देखो एसिडिफिकेशन, ये रेनफॉल वगैरह दिख रही है। यहाँ पे सी बर्ड्स हैं कुछ जो यहाँ पे जाके जानवर खा के आती हैं। देन ये राक्षस आ गए कमर्शियल फिशिंग करने, हमारे जैसे लोग। देन एस्चुरी, ये वाला पार्ट एस्चुरी कहलाता है, ठीक है। देन अपर वाले पार्ट में क्या दिखेगा आपको, फार्म लैंड रन ऑफ, ये टर्म याद करो, एग्रीकल्चरल रन ऑफ या फिर फार्म लैंड रन ऑफ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं खेती हो रही है, यहाँ मैं खेती कर रहा हूँ, अब उसमें से एग्रीकल्चर यूरिया का जो रन ऑफ है वो यहाँ आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल या फिर फार्म लैंड रन ऑफ। तो ये टर्म्स आप एक बार देख लो किस जोन में है। क्रैब यहाँ है, कॉड यहाँ है, डॉल्फिन्स ऊपर ही है, फाइटोप्लैंक्टन लगभग इस जोन में है, फिशिंग तो ऊपर ही होती है, फिश यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, डीप वाटर फिश हर तरह की होती है। देन ये ब्रायोजन हो गए, सी स्टार्स आपको बिल्कुल नीचे दिखेंगे। देन स्क्विड्स, इस टाइप की मछलियाँ हुई। सी वीड, जो वीड हैं, वीड फूकने वाले, उनको अगर सी वीड खानी है तो इतने डीप में डाइव मारना पड़ेगा, इसीलिए कॉस्टली होता है। बैक्टीरिया वगैरह, तो ये सारा इमेज ट्राई करो, याद करो, ये देखो कौन कहाँ होता है। अगले लेक्चर में हम इको, टोन एंड निश की बात करेंगे। लेक्चर्स को हम छोटा ही रख रहे हैं, लेकिन इसमें आई गेस कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। फ्री लेक्चर्स आपको यहाँ मिलेंगे, एंड पेड लेक्चर्स के लिए डू विजिट दिस स्पेशल कोर्स में 20-20-50 सीरीज़ में इन्वायरमेंट है, जीएस में तो प्री और मेन सब जगह है ही इन्वायरमेंट, एंड ऑप्शनल में ज्योग्राफी में है, प्लस जियोलॉजी ऑप्शनल में भी कुछ है। तो डू सब्सक्राइब फॉर पेड और फ्री कोर्सेज। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। दिस वॉज माई टाइम, थैंक यू।